ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये लेक्चर कंसिस्ट कर रहा है हाउ टू राइट बेटर रिक्वायरमेंट्स। सो इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि व्हाट आर द बेटर वेज एंड व्हाट आर द टिप्स जो हमें लेनी चाहिए टू राइट अ बेटर एंड राइट फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो कि कवर किए जाएंगे आज के लेक्चर में। हम ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट राइटिंग में क्या मेन प्रॉब्लम आती है, हम क्यों प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स नहीं लिख पाते, एक अच्छी रिक्वायरमेंट जो है उसको राइट करने के लिए क्या हमारे पास रूल्स हैं डिफाइन किए जाएंगे, एक स्टैंडर्ड क्या है रिक्वायरमेंट को राइट करने का, हमें कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, व्हाट आर द पिटफॉल्स टू अवॉइड, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे रिक्वायरमेंट्स की। सो रिक्वायरमेंट को लेके एक जो जेनेरिक बात की जाती है वो ये है कि इट बिकम्स हार्ड टू मैनेज द थिंग्स। लेकिन जो आपका कस्टमर है, यू कैन नॉट मेक श्योर कि आपका कस्टमर भी इस चीज़ को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। सो सम टाइम हमें चीज़ों की कम्प्लेक्सिटी जो है उसको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ये बात हम अगर कस्टमर को समझाना चाहें तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो वो जिस तरह से आप उसमें चीज़ें उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट फॉर यू, द सॉफ्टवेयर will not be able to perform these kind of functionalities. So customer sometimes can become arrogant and keep sticking to the his own stand कि I need these things. So उस सूरत हाल में फिर आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट्स क्यों नहीं सही लिखी जा सकती या रिक्वायरमेंट्स ना लिखने का पर्पस जो रीजंस हैं वो कुछ हो सकती हैं। शायद we are not clear about what to do in the software. Yeah, we are not clear about why we are making this software. Yeah, we are not thinking the what is the actual importance of writing the requirement. So इनमें से कोई एक चीज भी हो सकती है। So पॉइंट ये है कि रिक्वायरमेंट राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट। रिक्वायरमेंट्स को हम मैसअप नहीं कर सकते, हम ये बात अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा पूरे का पूरा जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे वो इस पे बेस कर रहा होगा। टिपिकल मिस्टेक्स जो कि की जाती हैं वाइल राइटिंग द रिक्वायरमेंट्स, हम उनको देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स हम राइट करते हैं उसमें एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास शामिल होती हैं जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं होती हैं, उसको हम नॉइज कहते हैं। यानी कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है और जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड नॉइज। सो नॉइज से हमने अवॉइड करना है। या समटाइम रिक्वायरमेंट इज अ काइंड ऑफ बिट मोर साइलेंट। उसमें क्या होता है कि जिस फीचर की बात की जा रही है या जो फीचर हम सॉफ्टवेयर में ऐड करना चाहते हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, लेकिन वो इट हैज टू बी एडेड। ओवर स्पेसिफिकेशन का मसला आ जाता है कि कोई एक फीचर जो है उसको उसका पॉसिबल सोल्यूशन भी डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है कस्टमर। ये सोल्यूशन फाइंड करना हमारा काम होता है, लेकिन कस्टमर वांट्स टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट इट। सो समटाइम ये इशू जो है हमें आ जाता है। समटाइम चीजें कंट्राडिक्ट कर रही होती है एक दूसरे के साथ, कि एक रिक्वायरमेंट में कुछ और कहा गया, उसके बाद जो एक और रिक्वायरमेंट आई उसके अंदर चीज टोटली ऑपोजिट हो गई। एक ने कहा कि सिस्टम शुड बी इजी टू यूज, दूसरे का नहीं, सिस्टम शुड बी वेरी मच सिक्योर। ये दो चीजों में कंट्राडिक्शन आ सकती है। एम्बिग्विटी हो सकती है, चीजें जो है वो क्लियर नहीं है, दो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती है बिकॉज वी यूज नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज में इंग्लिश हो या उर्दू हो, कोई भी हो, उसमें हमारे पास एक जो लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, और अगर हम उनको रिटन फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं तो एक जो की है, की का जो वर्ड है, इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स इन आवर लाइव्स। सो ये एम्बिग्विटी क्रिएट कर सकता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट में एम्बिग्विटी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इफ इट इज देयर इट्स अ मिस्टेक एंड वी नीड टू रिमूव इट। उसके बाद जो रेफरेंस है वो जो है वो डिफाइन नहीं होता कि हमने किस पर्सन से इन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन करनी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके देर इज नो पॉसिबिलिटी कि उनको हम वैलिडेट कर सकें, कुछ फीचर्स को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। सो उनको हम कहते हैं ये विजुअल थिंकिंग में आ जाती हैं
कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, स्टफ लाइक दैट। कुछ चीजें दे बिकम जिग्सा पजल्स लाइक उसमें प्रॉब्लम आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिक्वायरमेंट्स अक्रॉस द डॉक्यूमेंट एंड देन क्रॉस रेफरेंसिंग देम। ये मिस्टेक्स हो सकती हैं कि जब हम रिक्वायरमेंट कोड का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसका फर्दर जो है क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे हैं, उसमें इशू हो सकता है। इनकंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है, टर्मिनोलॉजी है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं। मोस्टली ये होता है कि रिक्वायरमेंट को क्लियर फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं किया गया होता और ये अज्यूम किया जाता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है या डेवलपमेंट टीम है वो इसको समझ लेगा, उनको समझ आ जाएगी। दैट इज नॉट द केस। अगर आप इस फॉर्म में रिक्वायरमेंट लिखते हैं जो आपको खुद भी क्लियर नहीं है, तो हाउ कैन वन एक्सपेक्ट के जो डेवलपमेंट टीम है वो समझ लेगा उसको। सो इन शॉर्ट वी हैव टू मेक the requirements clear, unambiguous and very much understandable for the reader। ठीक है, जिन चीजों का हम ख्याल रखेंगे, we have to ask the questions to ourselves while writing the requirements कि what is the purpose of this requirement, is it feasible requirement, is this requirement actually needed, and if this requirement is testable or not, इसको टेस्ट करने की कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, यानी अगर ये रिक्वायरमेंट हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। सो मूव करते हैं एनाटॉमी ऑफ अ गुड यूजर रिक्वायरमेंट। लेट्स से हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है, online banking system shall allow the internet user to access the account balance in less than 5 seconds। ये जो रिक्वायरमेंट है इट्स अ गुड रिक्वायरमेंट। उसकी रीजन ये है कि कुछ एलिमेंट्स जो इसमें होने चाहिए वो इसमें मौजूद हैं। एक तो ये बता रही है कि ये किस सिस्टम को हम जो बनाने की बात करें उसका जिक्र इसमें आ रहा है। वी नो दैट कि हम एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं और ये जो वर्ब है ये हमें क्लियरली बता रहा है शेल या मेक अ वर्ब कि ऐसा होना चाहिए, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, हमें इसकी जरूरत है। अब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, जब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, उसको एक्सेस मिल जानी चाहिए, ये भी क्लियर आ रहा है नजर। और जो नेक्स्ट चीज है वो है क्वालिटी क्राइटेरिया, जो इस रिक्वायरमेंट में गिवन हमें नजर आ रहा है, डिफाइंड है कि ये जो रिक्वायरमेंट है या जो उसकी एक्सेस है अकाउंट बैलेंस पे वो 5 सेकेंड्स तक के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए तो हमारा जो है वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। सो ये वो फैक्टर्स हैं जो एक रिक्वायरमेंट में हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम चीजें जो है हम इनको कवर करें और क्या सारी चीजें कवर करें। एक और एग्जांपल देखते हैं, बैड रिक्वायरमेंट with having no proper information in it। Internet user quickly sees her account balance on the laptop screen। अब ये वो रिक्वायरमेंट है जो आपको कस्टमर मोस्टली देता है और इसको हमने कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्म में। बेसिकली ये सेम रिक्वायरमेंट है लेकिन ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट पे लिखी हुई नजर आ रही है और जो ये रिक्वायरमेंट है दैट इज इनकम्प्लीट एंड इट हैज एम्बिग्विटीज इन इट। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वालिटी क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है, किस सिस्टम की बात कर रही है उसके की जा रही है वो कुछ डिफाइन नहीं किया गया हमारे पास, मल्टीपल चीजें मिसिंग है इसमें। ठीक है, कोई वर्ब डिफाइन नहीं किया जा रहा, शेल और मे, देयर इज नो शेल और मे, क्वालिटी क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है और व्हाट वर्सेस हाउ, क्या किया जाएगा और कैसे किया जाएगा वो चीजें डिफाइन नहीं है। सो दैट दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ bad requirement। We should not be going to write requirements just like that। So हर requirement जो है it should be a complete sentence। इसमें कोई buzzwords नहीं होने चाहिए, economies नहीं होने चाहिए, कोई इस किस्म के स्पेसिफिक किस्म के sentences या ऐसी चीजें ना हो जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग जो है डिफिकल्ट बना दें। Each requirement should contain a subject and predicate। ये जब आप ग्रामर की बात करते हैं उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। इस सब्जेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को आपको जो है वो अपने रिक्वायरमेंट में इंटीग्रेट करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि रिक्वायरमेंट में जो जो पर्सन काम कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट वो भी डिफाइंड हो और वो काम क्या कर रहा है
वो भी डिफाइंड हो। ठीक है, और जो वर्ब्स होंगे वो शेल, विल, मस्ट, ये हमें बताएंगे कि कितनी ज़रूरी है इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, या मे में आ जाएगा ऑप्शनल है। ठीक है, तो जो शेल और विल और मस्ट है ये शो कर रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी नेचर की है। ये जो फंक्शनैलिटी है इसको इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड। अगर हम वर्ड यूज करें मे का, ये बताएगा कि ये ऑप्शन में ऑप्शनल है चीजें हमारे पास, इट कैन बी डन और इट कैन नॉट बी डन, इट्स ओके आइदर वे। सो रिक्वायरमेंट जो है उसको ये भी डिफाइन करना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो क्या गोल या क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये भी डिफाइन हो। कोई सक्सेस क्राइटेरिया भी गिवन हो, कोई मेजरेबल इंडिकेशन हो कि रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, 5 सेकंड में हो, 2 सेकंड में हो, रिकॉर्ड सेव हो जाए, इस किस्म का क्राइटेरिया कुछ ना कुछ गिवन हो रिक्वायरमेंट में। इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। इट शुड बी फिजिबल, नीडेड, टेस्टेबल, क्लियर हो और प्रायोरिटाइज हो। तो ये कुछ चीजें हैं, हमें जब रिक्वायरमेंट्स राइट करनी है हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। क्या चीजें नहीं करनी है, what are the pitfalls to avoid? Never describe how system is going to achieve something. हम how को टारगेट नहीं करते हैं, हम how टारगेट करते हैं नॉन फंक्शनल में। तो फंक्शन रिक्वायरमेंट में हम हमेशा what पे फोकस करते हैं। सो सिस्टम की डिजाइनिंग में घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो काम है, हम फिलहाल उस पर टारगेट कर रहे हैं। सो जेनेरिक चीजों में रहें और सिस्टम क्या काम परफॉर्म कर रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल टाइप की रिक्वायरमेंट्स मिक्स नहीं करनी चाहिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर यूजर्स या जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं उसका डिजाइन और टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन वगैरह इन चीजों पे आप ना आ जाए कि ये कैसे होगी। मेन फोकस करें सिस्टम के फीचर्स के ऊपर। ठीक है, मसला यहाँ पे आएगा जब आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स डेटाबेस डिजाइन से या सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी से या टेक्निकल टर्म से मिक्सअप हो जाएंगी। So do not go over there how things are being done. Just focus on what features the system should have. ठीक है, what versus wow का एक सिंपल किस्म की एग्जांपल गिवन है। सिस्टम shall use Microsoft Outlook, अब सॉफ्टवेयर का जिक्र कर दिया गया है, to send an email to the customer with the purchase confirmation. अब हमारा मेन काम क्या है कि we need the purchase confirmation, लेकिन ये जो purchase confirmation है वो हम ये स्पेसिफाई नहीं करवा सकते कि जी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हुए की जाए। इट शुड नॉट बी डन। ठीक है, सिस्टम शैल इन्फॉर्म द कस्टमर दैट परचेज इज कंफर्म्ड। ठीक है, ये इसका राइट वे था कि व्हाट शुड हैव बीन रिटन ओवर हियर। ठीक है, अगेन कंटिन्यूइंग टू द pitfalls to avoid, never build in out in let out escape clauses. Never use these kind of uh, words, if, but, when, except, unless, although. Whenever these words will come, they will always, there's a possibility that they become more complicated. Requirements become more complicated. So इन words को हमने avoid करना है ताकि हम complication से बच सके और हमारी जो requirement है वो clearly state हो। ये जब वर्ड्स आते हैं आपके पास फर्दर डिटेल आती है, इन्वॉल्व होती है, तो कोशिश हम ये करते हैं उस डिटेल की जगह हम जो है वो रिक्वायरमेंट को और एक्सप्लेन कर दें नेक्स्ट सेंटेंस में। ठीक है, अवॉइड करनी है एम्बिग्विटी, द वर्ड और, द वर्ड एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ये वर्ड्स आपने हरगिज यूज नहीं करने हैं वाइल राइटिंग द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जब आप वर्ड और यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिग्विटी हो सकती है। वो ये कि इसका मतलब है कि हम मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं, तो या तो मेक श्योर करें कि वो तमाम की तमाम ऑप्शंस यहाँ पे स्टेट करें आप। अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप चीजों को जो है वो इनकम्प्लीट बना सकते हैं। एक्सेट्रा का वर्ड यूज ना करें, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको बताएं। एंड सो ऑन का वर्ड यूज ना करें। सो ऑन में आप और कौन कौन सी चीजें कवर कर रहे हैं उनको जो है वो प्रिसाइजली बताएं। वेग टर्म्स यूज ना करें।
user friendly, highly versatile, flexible to the maximum extent, approximately as much as possible, और minimal impact. ये वो वर्ड्स हैं जो मिनिमल इम्पैक्ट मेरे नज़दीक कुछ और होगा और आपके डिक्शनरी में मिनिमल इम्पैक्ट कुछ और होगा. टू द मैक्सिमम एक्सटेंट जो है ये ऐसी टर्म है जो हमें क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें डिफाइन नहीं कर रही है. वी हैव नो आइडिया व्हाट इज मैक्सिमम टू मी एंड व्हाट माइट मैक्सिमम बी टू सम अदर पर्सन. सो ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज ना करें जो वेग हो जाए. यूजर फ्रेंडली जो है अगेन एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन यूजर फ्रेंडलीनेस जो है किस तरह से अचीव की जा सकती है, या जब कस्टमर अगर बात करे कि सिस्टम शुड बी यूजर फ्रेंडली, व्हाट डज ही एक्चुअली मीन. यूजर फ्रेंडली तो मल्टीपल मेथड से चीजें हो सकती हैं. सो आपको इन टर्म्स को हर अपनी रिक्वायरमेंट्स में अवॉइड करना है. अगर यूजर आपको ये टर्म्स बोल रहा है, यूज कर रहा है रिक्वायरमेंट्स में, तो दिस मीन्स कि इन टर्म्स को फर्दर आपने और डिफाइन करवाना है. उससे उससे इंफॉर्मेशन लेनी है कि यूजर फ्रेंडलीनेस में अगर हम ये चीजें ऐड कर लें तो विल इट बी फाइन, इतना यूजर फ्रेंडलीनेस काफी होगी, या आपके नज़दीक ये सिस्टम इस तरह से यूजर फ्रेंडली बन जाएगा. ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें अप्रोक्सीमेटली एज मच एज पॉसिबल ये चीज़ें उससे क्लियर करवाएं. बिकॉज अगर आप क्लियर नहीं करवाएंगे तो आपके लिए चांसेस ये हैं कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपके लिए बार बार चेंज होती रहेंगी थ्रू आउट द सिस्टम. क्योंकि एज मच एज पॉसिबल देयर इज नो stop to that, there is no end to it. As much as possible things will keep on going for you. एग्जाम्पल है जी, इजी एंट्री सिस्टम शैल बी इजी टू यूज एंड रिक्वायर मिनिमम ऑफ द ट्रेनिंग एक्सेप्ट फॉर द प्रोफेशनल मोड. अब ये मिनिमम ट्रेनिंग मीन्स क्या है? क्या 1 घंटे की ट्रेनिंग की बात की जा रही है, 1 दिन की ट्रेनिंग की बात की जा रही है? यानी वो सिस्टम इतना आसान हो यूज करना और कि उसमें कम से कम ट्रेनिंग रिक्वायर हो, सवाए प्रोफेशनल मोड के. प्रोफेशनल मोड को यूज करने में ट्रेनिंग ज्यादा रिक्वायर हो सकती है, लेकिन जो बाकी सिस्टम की फंक्शनैलिटी है उसको यूज करने के लिए कम से कम ट्रेनिंग रिक्वायर हो. अब मिनिमम जो है वो मे बी द पर्सन मीन्स कस्टमर आपका है वो 1 हफ्ते को मिनिमम कह रहा है, मे बी आपको नजदीक मिनिमम जो है वो 1 महीना है, या मिनिमम जो है वो 2 दिन है आपके नजदीक. सो ये उस सूरत हाल में चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगी आपके लिए. डोंट गो फॉर दीज टर्म्स. ठीक है. एक्सेप्ट का वर्ड मीन्स हमने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में कि एक्सेप्ट इज डेंजरस, नॉट यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. ठीक है. कंजक्शंस यूज ना करें. कोशिश करें कि एक सेंटेंस में रिक्वायरमेंट जो है उसे एक्सप्लेन किया जाए, नेक्स्ट जो फर्दर डिटेल है वो नेक्स्ट सेंटेंस में आए. डोंट गो फॉर एंड और विद ऑल्सो. ठीक है. डू नॉट गो फॉर लॉन्ग सेंटेंसेस, हमेशा प्रॉब्लम होगी. ठीक है. अब ये देखिए हमारे पास एक लंबी सी रिक्वायरमेंट नजर आ रही है आपको, और कोशिश ये की जानी चाहिए कि रिक्वायरमेंट के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम स्प्लिट कर दें और नंबरिंग हर एक को सेपरेटली असाइन करें. अगर एक रिक्वायरमेंट की फर्दर डिटेल है तो उसको हम बुलेट्स की फॉर्म में अरेंज करके जो है वो प्रेजेंट करें ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए. ठीक है. अब ये रिक्वायरमेंट जो है इट्स क्रिएटिंग डिफिकल्टी फॉर द रीडर टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट. So many ands, sentences are multiple here, and these things are creating difficulty to read. Speculate ना करें. विश लिस्ट की जगह हरगिज नहीं होती है आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में. जो आपके वर्ड्स समथिंग लाइक यूजुअली, जनरली, ऑफन, नॉर्मली, टिपिकली, अवॉइड दीज वर्ड्स. अगर यूजर ये वर्ड यूज कर रहा है तो उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन उसे रिक्वायर करें. ठीक है. कि ऑफन के अलावा बाकी कौन से सिनेरियोज है जहाँ पे ऑफन इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जनरली के अलावा कौन से सिनेरियोज हैं, कोई एक्सेप्शनल केसेस मौजूद हैं या नहीं है. सजेशंस या पॉसिबिलिटीज आप एक्सप्रेस ना करेंगे. मे, माइट, शुड और कुड, परहैप्स, प्रोबेबली, ये वर्ड्स वो हैं जो पॉसिबिलिटीज स्टेट कर रहे होते हैं. सो डू नॉट गो एंड यूज दीज वर्ड्स. विशफुल थिंकिंग से अवॉइड करें. जैसे कि हमने कहा कि जी 100% रिलायबल सिस्टम, हैंडल ऑल द फेलियर्स, fully upgradable, run all the platforms. ये चीजें पॉसिबल नहीं है to achieve 100% results or something.
So yeah, system हम कहें कि system will handle all the failures. We don't know even what type of failures exist in all. So don't इस किस्म के दावे या claims ना करें कि system will be able to handle all the failures. Don't say that. Mention कर दे कौन कौन से failures को handle करेगा बस. Because you cannot handle all the possible failures. You don't even know that. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस रिक्वायरमेंट के साथ. मे का वर्ड आ रहा है fully adoptable. Fully, we have to define this thing. It needs more description, more detail. Often, ये वो तमाम वर्ड है जो हमने कहा था we will not be using them. Often means कि there is some scenario जिसमें ये चीज implement नहीं होगी. And then what is that scenario? ठीक है. So what purchase how का टेस्ट हो गया और what is ruled out टेस्ट हम डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स भी गिवन है कि हमने कहा था कि हमने what versus how में जो है वो टारगेट हमारा what पे ज्यादा होना चाहिए. ये कुछ एग्जांपल्स आप इनको देख सकते हैं. निगेशन टेस्ट. सॉफ्टवेयर शैल बी रिलायबल. अब सॉफ्टवेयर जो है उसको रिलायबल होना चाहिए बट हाउ. ये चीजें इसको फर्दर डिटेल की जरूरत है. The car shall have an engine. Well, what type of, what are the details? How do we know that if something is existing in that? ठीक है. So the find the test में क्या हो जाएगा? We can show something that see it's there. वालेकुम अस्सलाम. मैम जैसे ये अभी हमने द सॉफ्टवेयर शैल बी रिलायबल और इससे पहले भी लिखी है मैम. ये टर्म्स मैम हम नॉन फंक्शनल में पढ़ते नहीं होते, वैसे हम लिखी हुई है नॉन फंक्शनल में, ये लिखी होती है. जी बिल्कुल लिखी होती है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट सही नहीं लिखी होती. हम ये नहीं कह रहे कि रिक्वायरमेंट ये हमारे पास टर्म्स आते नहीं है. हम ये कह रहे हैं जब ये टर्म्स आए तो इनको फर्दर एक्सप्लेन तो करने की जरूरत है. इनको फर्दर और डिस्क्रिप्शन और डिटेल ऐड करने की जरूरत है इनमें. कस्टमर आपको इस तरह ही देगा डिटेल. सॉफ्टवेयर शैल बी रिलायबल, वो यही कहेगा आपसे. हमने क्या करना है इनके साथ, हमने इनको फर्दर एलेबोरेट करना है. उससे डिटेल उगलवाले नहीं है, उससे इन्वेस्टिगेट करना है कि भाई रिलायबिलिटी का मतलब ये होगा. आर यू ऑन सेम पेज विद अस कि आप रिलायबिलिटी कुछ और समझ रहे हैं? ठीक है जी सही है, क्लियर है. ओके. सो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिनको आप एज असाइनमेंट समझ लें या एज अ टास्क समझ लें. आप इनको ट्राई कर सकते हैं कि हाउ इनमें मेनली क्या प्रॉब्लम्स नजर आ सकती हैं आपको. अब इसमें जो डिफरेंट स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं सब में कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं. कुछ चीजें जो हमने अभी अपने वो टिप्स स्टडी की है उनके हिसाब से इन तमाम रिक्वायरमेंट्स में कुछ ना कुछ इश्यूज या मसले होंगे. तो हमने इसको देखने की कोशिश करनी है. ये हमें क्लियर होना चाहिए. इस रिक्वायरमेंट में जो क्विक, यूजर फ्रेंडली एंड एफिशिएंट, ये वो वाली बातें हैं जिसको एलैबोरेशन और डिटेल की जरूरत है. क्विक, हाउ मच क्विक? क्या ट्रांजेक्शन विद इन 5 सेकेंड कंप्लीट हो, विद इन 10 सेकेंड्स कंप्लीट हो? क्विकनेस को किस तरह डिफाइन करेंगे, यूजर फ्रेंडली को किस तरह डिफाइन करेंगे, एफिशिएंसी क्या होगी आपको नजदीक, क्या मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी हो वो एफिशिएंसी की बात करें, टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो उस एफिशिएंसी की बात करें, या किस एफिशिएंसी की बात करें? अगेन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में एक्नॉलेजमेंट्स किस तरह से मिले आपको, हाउ टू मेक श्योर कि एक्नॉलेजमेंट्स मिल गई हैं. कोई मैसेज आएगा, कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा, कोई पॉपअप मेन्यू शो होगा, शिपमेंट के नोटिस किस तरह से जनरेट किए जाएंगे. सो ड्यूरिंग द नाइट मीन्स को टाइम डिफाइन कर दें, टाइम फ्रेम के, और नाइट को आप डिफाइन किस तरह से करें. कुछ लोग कहते हैं नाइट जो है 6 PM से स्टार्ट हो जाती है. सो आपके नजदीक क्या 8 PM से स्टार्ट होती है, डिफाइन करें. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसके सबसे पहला काम हम ये करेंगे मॉर्निंग में. तो वेल मे बी आपका सुबह ही जो है वो 12 बजे होती है, तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग तो एक वेक टर्म हो गई. देन changing report layouts, invoices, labels, forms should be accomplished. It's a very generic requirement. ठीक है. What type of layouts you want in to be changed? Invoices में change क्या चाहते हैं? Accomplished किस तरह से हो? Success criteria given नहीं है. System shall be upgraded in one whack. ये वो हमने जो वर्ड यूज की था, हमने कहा था बज वर्ड्स, जो अब मे बी आजकल की जनरेशन में अंडरस्टैंड इट.
लेकिन मे बी पिछले जनरेशन या जो वो लोग हैं दे माइट नॉट हैव अ क्लियर आइडिया कि व्हाट डज इट मीन। जिस तरह से हम टेक्निकल टर्म्स जो हमारी अक्सर चैट में हम यूज कर रहे होते हैं, मैसेजिंग में यूज कर रहे होते हैं, हम उन वर्ड्स को यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक है, इट विल क्रिएट पॉसिबल एम्बिग्विटी टू द पर्सन जिसको इन टर्म्स का आइडिया ना हो, मे बी वो चैट में इतना ज्यादा एक्सपर्ट ना हो जितने एक्सपर्ट आप हैं। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जो हमने इनको अवॉइड करना है। ये वो एरर्स हमने आइडेंटिफाई किए इस तरह से। अब इस एक्सरसाइज का मकसद ये था कि जब आपके सामने एक रिक्वायरमेंट आए तो आप ये चीजें आइडेंटिफाई करने के काबिल हो। ठीक है, सो क्या होना चाहिए? रिक्वायरमेंट्स को वैलिड होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कोई चीज मिसिंग ना हो उसके अंदर, और कॉन्सेप्चुअल कंप्लीटनेस भी मौजूद हो। स्ट्रक्चरल कंप्लीटनेस मींस के कोई चीज ये ना लिखी हो कि टू बी डिसाइडेड लेटर, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपने ना दी हो कि हम ये बाद में देखेंगे, इसकी डिटेल अभी हमारे पास नहीं मौजूद। आपने कस्टमर से तमाम डिटेल लेनी है, फिर सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करना है। डोंट गेट सेटल्ड के ठीक है कस्टमर कह रहा है ये चीज हम आपको बाद में दे देंगे। डोंट गो फॉर दैट, बात कभी नहीं आती है। कंसिस्टेंट होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स, और कोई हमारे पास ऐसा फैक्टर मौजूद होना चाहिए जिसमें हमें ये मालूम हो कि जो तमाम टर्म्स हैं वो कंसिस्टेंटली यूज की गई हैं, और फॉर्मल मॉडलिंग जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट वैसे ही इसको ऐड कर दें, वैसे ही कर दें। अक्सर जो कस्टमर वर्ड यूज करते हैं, डोंट सेटल फॉर वैसे ही। आस्क द कस्टमर के इस रिक्वायरमेंट का ये जो सॉफ्टवेयर आप कंप्लीट करवा रहे हैं इसमें क्या फायदा होगा। समटाइम कुछ चीजें कस्टमर वैसे ही करवा रहा होता है, डोंट गो फॉर वैसे ही। ठीक है, रिक्वायरमेंट शुड बी नेसेसरी, ठीक है, एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, आइडेंटिफायर उनके साथ असाइन किया जाए ताकि इनको फ्यूचर में जब रेफरेंस दिया जाए तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें। वेरीफाइबल होने चाहिए कि हाउ डू वी नो दैट कि रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई है। सिस्टम इज सिक्योर, हाउ डू वी नो दैट सिस्टम इज सिक्योर, क्या आपने कोई टेक्निक यूज की है सिक्योरिटी की, वो कौन सी टेक्निक यूज की है। सो हम सिंपल क्लेम नहीं कर सकते जी सिस्टम सिक्योर हो गया है, हमने कर दिया हो गया है। उसकी कोई वेरीफाइबिलिटी की कोई ना कोई मेथडोलॉजी होनी चाहिए। सो ये कुछ एक्नॉलेजमेंट्स थी। आज इस लेक्चर को हमने इन चीजों से जो है वो कवर किया था। आप कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैम क्या इसका मतलब ये है कि टेक्निकल राइटिंग ज्यादा करनी चाहिए? जैसे टेक्निकल राइटिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो नॉर्मल नहीं यूज होते, जैसे आपने ये काफी ज्यादा वर्ड्स पहले दिखाए, ये टेक्निकल राइटिंग के अंदर नहीं आते। हाँ जी, दो तरह की राइटिंग्स होती हैं, ये दो तरह की चीजें होती हैं। आप कुछ चीजें टेक्निकल राइटिंग में लिखते हैं और कुछ चीजें आपकी नॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसमें होती हैं यूज। जैसे हमने बात की कि आप चैट में जो चीजें ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं आप उनको यूज नहीं कर सकते। आप अपनी कॉमन जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर आप वर्ड यूजुअली, ऑफन, जनरली ये वर्ड्स यूज करते हैं। इंजीनियरिंग इज बेसिकली मोर डिफाइंड थिंग जिसमें आपने चीजों को टेक्निकली इलेबोरेट करना होता है। हम कोई भी चीज ये नहीं कह सकते कि बस अच्छा हो गया। बस अच्छा इज नॉट द राइट वर्ड टू एक्सप्लेन समथिंग। आपको चीजों को क्वांटिफाई करना पड़ता है। सो ये जो हमने डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं कि हमने क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है, ये हमें यही बता रही हैं कि जो जर्नली, यूजुअली, ऑफन, नॉर्मली, टिपिकली ये वर्ड्स हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगे। जब आप ये वर्ड लिख लेंगे सिस्टम विल ऑफन कंप्लीट ऑल द ट्रांजेक्शंस इन स्पेसिफिक टाइम। इसका मतलब ये कि ऑफन के अलावा भी कोई टाइम ट्रांजेक्शंस होंगी जिनको वो कंप्लीट नहीं कर रहा होगा। वो कौन सी ट्रांजेक्शंस होंगी? मे, माइट, शुड, कुड, ये वो तमाम चीजें हैं जो आपके लिए जब आपका कस्टमर आपसे आर्ग्यू करेगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। सो डू नॉट यूज दीज थिंग्स, बी वेरी मैम स्पेसिफिक। द ओनली पॉइंट इज के कोई भी डबल मीनिंग ना हो। डबल आई मीनिंग मीन ना हो, एम्बिगुइटी ना हो, क्लियर मे बी का सेंटेंस हो, कंप्लीट हो। ठीक अब है ये जो मैम। वर्ड है हैंडल फेलियर, ऑल द फेलियर्स, ये हम अमूमन इसको कंसिडर नहीं करते कि ये इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी सिस्टम तमाम फेलियर्स हैंडल कर ले। ऑल का मतलब है सारे। ये हमारे नजदीक कॉमन वर्ड है बट इट्स अ क्लेम, इट्स अ बिग क्लेम।
We cannot handle all the failures. मतलब false hope नहीं देनी बिल्कुल. हमें. Be exact and accurate. This is what engineering is. Be exact and accurate. ठीक हो गया. जी मैम, क्लियर है. पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ एग्जांपल्स दी जाएंगी और आपने उनको जो है वो उसमें जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी होंगी और फिर उनको सही से स्टेट करके दोबारा लिखना होगा.